प्रमोद जी, मैं यह क्या सुन रही हूँ? गीता मैडम पार्टी के इलाकाई प्रभारी प्रमोद जी के दफ्तर में कदम रखते हुए बोली। क्या हुआ मैडम जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो? प्रमोद जी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वे मैडम जी की गुस्से की वजह जानते हैं। प्रमोद जी, बताएं कि पार्टी ने आने वाले इलेक्शन में मेरी जगह उस कल की आई लड़की सारिका को टिकट देने का फैसला किया है। कल की आई वह लड़की आज आपके लिए इतनी खास हो गई है कि उसको मेरी जगह दी जा रही है। अरे मैडम जी, आप कहाँ सबकी बातों में आ रही हैं? आप तो पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं। आपने तो पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। हम भी आपके बारे में सोचते हैं, पर नेताजी के निर्वाचन समिति को आदेश है कि इस पर सब नए लोगों को ही आगे करना है। दूसरी पार्टियां रोज नए नए चेहरों के साथ अखबारों में बने रहना चाहती हैं। बस जनता को दिखाने के लिए हमारी पार्टी भी खूबसूरत चेहरे को आगे लाना चाहती है। ये कल के आए बच्चे हमारी और आपकी जगह थोड़े ही ले सकते हैं। बात करते करते प्रमोद जी ने अपना हाथ मैडम जी के हाथ पर रख दिया। मैडम जी, हमारी नज़र से देखो तो सारिका से लाख गुना खूबसूरत हैं आप, पर नेताजी को कौन समझाए? प्रमोद जी के चेहरे की मुस्कान उनके इरादे साफ बता रही थी, पर छोटू की चाय ने उनको अपना हाथ मैडम जी के हाथ से हटाने पर मजबूर कर दिया। छोटू चाय रखकर चला गया तो मैडम जी ने फिर अपनी नाराज़गी जताई। प्रमोद जी, आप इन बातों से मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। आपके कहने पर मैंने पिछली बार भी पर्चा नहीं भरा, क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी भाभी इलेक्शन लड़े। तब मैं भी नहीं थी और आपकी बात मान गई थी। पर अब क्या? सारिका 2 साल पहले ही पार्टी से जुड़ी है और उसको टिकट मिल रहा है। यह गलत है। आप एक बार मेरी मुलाकात नेताजी से तो कराइए। प्रमोद जी, मैंने हमेशा वही किया जो आपने कहा। कितनी बार आपके कहने पर झूठ भी बोला, यहाँ तक कि आपके कहने पर उस मनोहर पर गलत आरोप भी लगाए ताकि आप इस कुर्सी पर बने रहें। पर मुझे क्या मिला? प्रमोद जी, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। बस एक बार टिकट दिलवा दीजिए, फिर देखिए जीत तो मेरी पक्की है। आप समझ रहे हैं ना? इस बार मैडम जी ने प्रमोद जी का हाथ पकड़ लिया। जब मैडम जी ने खुद प्रमोद जी का हाथ पकड़ लिया तो उनकी तो मानो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। उन्होंने मैडम जी को भरोसा दिया कि वे आज ही नेताजी से उनके लिए बात करेंगे। मैडम जी अपना धूप का चश्मा सिर से वापस आंखों पर लगाकर दफ्तर से घर चली आई। क्या बात है गीता, आज जल्दी घर आ गई? कोई पार्टी या मीटिंग नहीं थी आज? घर में आते ही मैडम जी सिर्फ गीता बन जाती थी, जो मैडम जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने पति की यह बात सुनकर वे एकदम चिढ़ गई और बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। मैडम जी को पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनको कमी थी तो एक पहचान की। मैडम जी सुनने की आदत हो गई थी उनको। उनका यही सपना था कि लोग सलाम करें, हाथ जोड़कर आगे पीछे घूमें। वे सत्ता का नशा चखना चाहती थी और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। क्या बात है गीता, बहुत परेशान दिख रही हो? कहते हुए समीर ने कमरे की बत्ती जलाई तो मैडम जी को एहसास हुआ कि रात हो गई है। नहीं, कुछ नहीं, बस सिर दर्द कर रहा है। दवा ली है, ठीक हो जाऊंगी। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, तुमको कल रात को बताया तो था कि मैं आज रात को 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो तो डॉक्टर बुला लेना। समीर इतना कहकर कमरे से बाहर चला गया। समीर के जाते ही गीता ने फ़ोन उठाकर प्रमोद जी को मिला दिया। हेलो प्रमोद जी, मैं बोल रही हूँ। क्या आपने नेताजी से बात की? अरे मैडम जी, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। आज आप गजब की लग रही थी। क्या मदहोश खुशबू आती है। अभी तो घर पर हूँ, कल दफ्तर जाकर आपसे बात करता हूँ। प्रमोद जी के पास से शायद उनकी पत्नी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन जल्दी रख दिया। मैडम जी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। सारी रात जागकर उन्होंने सोच लिया था कि आगे क्या करना है, जिससे सारिका को टिकट ना मिले और प्रमोद को भी सबक मिल जाए। अगले दिन अपनी अलमारी से नोटों की 3 गड्डियाँ पर्स में डालकर मैडम जी जल्दी ही घर से निकल गई। सीधे कॉफ़ी हाउस पहुंचकर वे पत्रकारों से मिली, उन्हें कुछ समझाया और एक नोट की गड्डी उन्हें दी। फिर वे एक सुनसान जगह पर 6-7 लड़कों से मिली, नोटों की बाकी गड्डी और एक फ़ोटो उनको दी। थोड़ी देर बात की और तेज़ी से निकल गई। वहाँ से वे सीधे प्रमोद जी के दफ्तर पहुँच गए। वहाँ अभी कोई नहीं आया था, बस छोटू सफाई कर रहा था। वे चुपचाप छोटू के पास गई, उसे कुछ समझाया। उसके हाथ में 100 रुपये का एक नोट रख दिया। अब इंतजार था प्रमोद जी का। बाथरूम में जाकर मैडम जी ने पर्स से लिपस्टिक निकालकर दोबारा लगाई और प्रमोद जी का इंतजार करने लगी।
दफ्तर में मैडम जी को देखकर प्रमोद जी पहले थोड़ा हैरान हुए, पर वे मुस्कुराते हुए बोले, मैडम जी आप इतनी सुबह सुबह? बस क्या बताओ प्रमोद जी, सारी रात सो नहीं पाई। इतना कहकर मैडम जी ने साड़ी का पल्लू सरका दिया और बोली, अरे यह पल्लू भी ना, माफ़ कीजिए। फिर उन्होंने अदा से अलग पल्लू ठीक कर लिया। मैडम जी आज तो आप कहर बरपा रही हैं, यह रंग बहुत जचता है आप पर। प्रमोद जी मैडम जी के पास आकर बोले, आप भी ना प्रमोद जी, बस कुछ भी। मैडम जी ने अपना सिर प्रमोद जी के कंधे पर रख दिया। उन्होंने मैडम जी की कमर पर हाथ रखना चाहा, पर उसी वक्त छोटू चाय लेकर आ गया और वे सकपकाकर मैडम जी से दूर हो गए और बोले, मैंने तो चाय नहीं मंगवाई, चल भाग यहाँ से। प्रमोद जी चाय मैंने मंगवाई थी, रख दे यहाँ, चल तू जा। मैडम जी ने फिर अदा से प्रमोद जी की ओर देखा, पर प्रमोद जी को एहसास हो गया था कि वे पार्टी दफ्तर में हैं, इसलिए अपने कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मैडम जी खुश थी कि छोटू एकदम सही वक्त पर आया। प्रमोद जी बातें तो होती ही रहेंगी, आप यह बताओ कि नेताजी से बात कब करोगे? मैडम जी बस आज ही, रैली के बारे में बात करने मैं आज ही पार्टी दफ्तर जा रहा हूँ, आपके बारे में भी बात कर लूँगा। पर आपको लगता है कि वे मानेंगे? मैडम जी ने चिंता जताई। अरे वह सब आप मुझ पर छोड़ दो, प्रमोद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आप ही कह रहे थे ना कल कि नए चेहरे, बस इसलिए पूछा। और नेताजी अपना फैसला बदलेंगे? मैडम जी फिर अदा से बोली, इतने सालों में आप हमें ठीक से जान नहीं पाई हैं। पार्टी में अच्छी पकड़ है हमारी, हाईकमान के फैसलों को बदलना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। प्रमोद जी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे थे और मैडम जी कुर्सी पर टेक लगाकर उनकी बातें अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। प्रमोद जी आगे बोले, मैडम जी इतने साल तक पार्टी में झक नहीं मारी है मैंने, हर किसी की कमज़ोरी जानता हूँ, हर किसी को बोतल में उतार कर ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने तो देखा है कि जो मेरी बात नहीं मानता उसका हाल उस मनोहर जैसा होता है। बेचारा कुछ किए बिना ही जेल की हवा खा रहा है, और नेताजी के भी कई किस्से इस दिल में कैद है। मैडम जी के सामने अपनी शान दिखाने के चक्कर में प्रमोद जी न जाने क्या क्या बोल गए। मैडम जी का काम हो चुका था, वे किसी काम का बहाना करके वहाँ से निकल गए। अब उन्हें अगले काम के पूरा होने का इंतजार था। घर जाने का उनका मन नहीं था, इसलिए वे पास की कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ गए। समय देखा, अब तक तो खबर आ जानी चाहिए थी। मैडम जी कॉफ़ी पीकर पैसे देने ही वाली थी कि उनकी नज़र टेलीविज़न पर गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पर्स उठाकर वापस प्रमोद जी के दफ्तर आ गए। प्रमोद जी फ़ोन पर थे, वे काफ़ी परेशान थे। नहीं नेताजी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता यह खबर सच्ची है या नहीं। आप यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि सारिका कॉलेज में दाखिले के नाम पर छात्रों से पैसे लेती है। पर नेताजी आप मेरी बात तो सुनो, आप मुझे। ठीक है, जैसा आप कहो। प्रमोद जी ने पलट कर के देखा। अरे मैडम जी, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ प्रमोद जी? मैडम जी ने छोटी चिंता जताई। हाँ मैडम जी, पार्टी दफ्तर से फ़ोन था। कुछ लड़कों ने किसी टेलीविज़न रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया है कि कॉलेज में दाखिला करवाने के नाम पर सारिका ने उनसे मोटी रकम ली है। अब देखो, इतना बड़ा कांड कर दिया और हमें कानों कान खबर तक नहीं। प्रमोद जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, नेताजी ने फिर हमें जिम्मेदारी दे दी है। उनका मानना है कि इस बार किसी भी बदनाम आदमी को टिकट तो क्या, पार्टी में भी जगह न दी जाए। कहते हुए प्रमोद जी के चेहरे से एकदम चिंता के भाव गायब हो गए, जैसे उनके शैतानी दिमाग में कुछ आया हो। मैडम जी, इससे पहले कि फिर कोई नया चेहरा सामने आए, मैं आपका नाम आगे कर देता हूँ। कल नेताजी से मिलने जा रहा हूँ, तो आज शाम को पहले आपसे एक छोटी सी मुलाकात हो जाए, दफ्तर के पीछे वाले मेरे फ्लैट पर। प्रमोद जी की बात सुनकर मैडम जी फिर मुस्कुरा दी और बोली, प्रमोद जी, नाम तो आपको मेरा ही लेना होगा और कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे बारे में कोई गलत ख्याल मन में भी लाए तो आप भी इस पार्टी में नजर नहीं आएंगे। आप ध्यान से मेरी बात सुनो। जिन लड़कों ने सारिका पर इल्ज़ाम लगाया है, वे सारिका के साथ साथ आपका नाम भी ले सकते थे, पर मुझे इस पार्टी में लाने वाले आप थे। मैंने हमेशा आपको अपने पिता जैसा माना, इसलिए अपनी परेशानी लेकर मैं आपके पास आई, और आप मुझ पर ही गंदी नज़र रखे हुए हैं। शर्म नहीं आई आपको? इतना कहकर मैडम जी ने अपने मोबाइल फ़ोन से
अपने और प्रमोद जी के बीच हुई सारी बातों की रिकॉर्डिंग उन्हें सुना दी। प्रमोद जी को पसीने आ गए। अब आपके लिए बेहतर होगा कि नेताजी को अभी फ़ोन करके मेरे नाम पर मुहर लगवा दीजिए, वरना कल आपकी यह आवाज़ हर टेलीविज़न चैनल पर सुनने को मिलेगी। मैडम जी पर्स संभालते हुए तेज कदमों से कमरे के बाहर निकल गई। शाम होते होते मैडम जी के खास कार्यकर्ताओं के उन्हें टिकट मिलने की बधाई देने के फ़ोन आने भी शुरू हो गए थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।